नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वह है उत्तराखंड के इतिहास में जो चंद वंश है। ठीक है, उसके जो राजा रहे हैं सोमचंद से त्रिलोकचंद के तक के चंदवंशी राजाओं का विवरण। आज की वीडियो में हम इन एक के बाद एक इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सोमचंद के बाद कौन से राजा आए, उनके बाद कौन से राजा आए, सोमचंद ने किन 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 चीजों की स्थापना की थी उत्तराखंड में या कुमाऊं में। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका कैसा राज्यकाल रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सोमचंद से त्रिलोकचंद तक की चंदवंशी राजाओं का विवरण। ठीक, सोमचंद को माना जाता है चंदवंश का संस्थापक। जो सोमचंद था वो क्या था, शिव का उपासक था। जब सोमचंद ने चंपावत में अपनी राजधानी स्थापित की और वहां पर राज करना शुरू किया तो उसमें जो थे उत्तराखंड में ना, इस काली कुमाऊं में अनेक जो थे खस, नाग, द्रविड़, मेद, चंडाल आदि ठकुरातियों का राज्य था। ठीक है, उसमें ये राजा लोग भी इस कुमाऊं क्षेत्र में राज करते थे। अब धीरे धीरे ये समूचे जो जो समूचे राजा दो धड़ में विभक्त थे, जिनके मुखिया महारा और फरत्याल थे। ठीक है, इनके जो ये जो खस, नाग, द्रविड़, मेद, चंडाल थे, इनके जो दो धड़ों में विभाजित थे, एक का मुखिया था महारा, एक का फरत्याल। ठीक है, सोमचंद द्वारा अपने जो राज्य रहा उसमें कुछ किलेदारों की नियुक्ति की। ठीक है, वो थे 4 किलेदार। कितने किलेदारों की नियुक्ति की? 4 किलेदारों की नियुक्ति की सोमचंद ने। कौन कौन थे? एक थे कार्की, बोहरा, बोरा, तड़ागी और चौधरी। 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी सोमचंद ने। ठीक है, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। सोमचंद ने 4 किलेदारों की नियुक्ति की थी। ये मूल रूप से नेपाली निवासी थे। 4 किलेदार कहाँ के निवासी थे? नेपाल के निवासी थे। और ये किले में ही रहते थे, जिन्हें 4 आल कहा जाता था। संक्षेप में इसे चराल भी कहते थे। याद रखना कि चराल किसे कहा जाता था? जिनकी नियुक्ति 4 जो किलेदारों की नियुक्ति की थी सोमचंद ने, उन्हीं को कहा जाता था 4 आल या चराल। ठीक है, सोमचंद द्वारा 4 किलेदारों की नियुक्ति की गई, जिन्हें चराल कहा जाता है। सोमचंद एक छोटा मांगलिक राजा था जो डोडी के राजा को कर दिया करता था। ठीक है, कौन देता था डोडी के राजा को कर? सोमचंद दिया करता था। याद रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है कि डोडी के राजा को कर कौन सा चंद्रवंशी राजा दिया करता था? तो सोमचंद दिया करता था। डोडी के राजा को कर दिया करता था सोमचंद। डोडी के ये राजा मल्लीवंशी थे। ठीक है, उसे नेपाली जो थे वो मल्लीवंशी थे। डोडी कहने वाला मतलब है, डोडी से मतलब है नेपाल से ही है। ठीक है, और रैका राजा या राई राजा कहलाते थे। जब सोमचंद था राजगद्दी पर कुमाऊं क्षेत्र में, तो नेपाल में डोडी डोडी में, ठीक है, वहां का शासक कौन था? जयदेव। जयदेव मल्ल डोडी का राजा था। कौन था? जयदेव मल्ल डोडी का राजा था। और कुमाऊं का सोमचंद था। कुमाऊं के शासनकाल के समथिंग जो है जयदेव थे मल्ल के राजा। इस मल्ल वंश ने प्रारंभ प्रारंभिक राजा वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा और चंपावत का नाम इसी के रूप में पड़ा। चंपावती नदी भी इसी का कारण पर्याय नाम है। इसे ध्यानीराव चौमासी, सालम और रंगौड़ पट्टियों को अपने राज्य में मिलाकर राज्य विस्तार किया था। किसने किया था? वामदेव ने। इस मल्ल वंश का प्रारंभिक जो राजा था वामदेव ने अपनी जो इष्ट देवी थी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम रखा था चंपा। चंपा, ठीक है, उसी चंपावत को ही आधुनिक में चंपावत कहा गया। और चंपावती नदी भी इसी का एक पर्यायवाची नाम पड़ा। ठीक है, अब जो उसका वहां की जो कुछ पट्टियां थी, ध्यानी राव चौमासी, सालम और रंगौड़ पट्टियां, ठीक है, इनको अपने राज्य में मिला दिया था वामदेव ने। सोमचंद के पश्चात उसकी कतरी रानी से उत्पन्न आत्मचंद गद्दी पर बैठा। कतरी रानी मतलब ब्रह्मदेव की बेटी जो थी, पुत्री जो थी, वो सोमचंद की पत्नी थी। उससे उत्पन्न मतलब उसका पुत्र पैदा हुआ आत्मचंद, जो सोमचंद के बाद गद्दी पर बैठा है। उसने लगभग 20 वर्ष तक राज किया। ठीक है, उसके बाद पूर्णचंद गद्दी पर बैठा। ठीक है, 20 साल तक राज करने के बाद आत्मचंद, पहले सोमचंद फिर आत्मचंद फिर पूर्णचंद। पूर्णचंद गद्दी पर बैठा था। उसके 1066 ईसा से लेकर 1084 ईसा तक राज किया। ठीक है, किसने? पूर्णचंद ने।
इनके जो है जो शासकों के जो कार्यकाल है वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन किसी राजा के स्पष्ट रूप से लिखा गया। तो पूर्णचंद का है 1066 से 1084 तक। पूर्णचंद के बाद उसका पुत्र इंद्रचंद गद्दी पर बैठा। पहले सोमचंद, फिर आदमचंद, फिर पूर्णचंद, फिर इंद्रचंद। ठीक है। एटकिंसन महोदय के अनुसार इसने अपने यहाँ रेशम उत्पादन और उसके रेशम वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रेशम कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है पूर्णचंद का पुत्र था इंद्रचंद को। ठीक है। जब इंद्रचंद गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, इस कुमाऊं क्षेत्र में रेशम का उत्पादन शुरू किया और वस्त्र बनाने का कार्य भी शुरू किया था। किसने? इंद्रचंद ने। इंद्रचंद ने कुमाऊं क्षेत्र में जो है रेशम पालन और उसके कपड़े बनाने का कार्य जो है प्रारंभ किया था। इसके लिए देश के मैदानी भागों से पट्टावाई रेशम के बुनकरों पट्टावायों रेशम के बुनकरों की श्रेणियों को लाया गया, जिन्होंने श्रेणीबद्ध होकर रेशम वस्त्र बनाए और उनका यत्र तत्र निर्यात किया। इसके लिए नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापार संबंध साझा किया गया। कब किया गया? जब इंद्रचंद गद्दी पर बैठा था, उसने जब रेशम के जो है कपड़े बनाने के शुरू कर दिए, उनको बेचना शुरू किया, तो उस समय जो है चीन के साथ चीन से व्यापारिक संबंध साझा किया गया। इंद्रचंद के बाद गद्दी पर बैठे संसार चंद। उसके बाद क्रमशः अब ये जो राजा बने उस समय के संसार चंद, उसके बाद जो था जो भी राजा बने वो एक योग्य नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसा विशेष कार्य नहीं किया था कि उन्हें याद किया जाए। ठीक है। तो जो संसार इंद्रचंद था उसका बेटा था संसारचंद, उसके बाद बैठा गद्दी पर। उसके बाद सुधाचंद, हरिचंद, बीणाचंद सियासीन हुए। ठीक है। उसके बाद ये लोग भी, सुधाचंद हो गया, हरिचंद हो गया, बीणाचंद हो गया, गद्दी पर बैठे। इसके समय में कोई विशेष घटनाएं घटित नहीं हुई। ठीक है। ये वो राजा थे जिनके शासनकाल में कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई जिससे कि इन्हें याद किया जाए। और उसके बाद जो एक बीणाचंद को कहा जाता है, बीणाचंद को एक बिलासी राजा बताया जाता है। ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि बिलासी राजा किसे कहा जाता है? वो बीणाचंद को कहा जाता है। बीणाचंद जो था एक बिलासी, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का 1223 का एक लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। कहाँ से? चंपावत के बालेश्वर मंदिर से। कौन से राजा का है? कराचल देव का। ठीक है। कराचल के 1223 में ये लेख प्राप्त हुआ, जिससे 10 मांगलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण है। उसमें 10 मांगलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण है। जो ये मांगलिक राजा थे, इनमें जो नाम दिए गए हैं 10, वो नाम मैं आपको पढ़ रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में पूछे जाए। तो श्री याहड़देव मांगलिक, ठीक है, पहले ये थे। उसके बाद श्री चंद्रदेव मांगलिक हो गए, और श्री हरिराज राउतराज, श्री अनिलादित्य राउतराज, श्री विनय चंद मांगलिक, श्री विद्याचंद मांगलिक, श्री जयसिंह मांगलिक, जिहरदेव मांगलिक, श्री वल्लभ देव मांगलिक, श्री मुसदेव मांगलिक। इन 10 राजाओं के, मांगलिक राजाओं का वर्णन है कराचल देव के चंपावत के बालेश्वर मंदिर में जो लेख है 1223 का, उसमें इनका नाम दिया गया है। ठीक है। जो सूची दी गई है उसमें 3 चंद्रवंशी मांगलिकों का उल्लेख है, शेष खस राजा प्रतीत होते हैं। ठीक है। 3 जो माने गए हैं उसमें 3 जो हैं वो क्या है? वो चंद्रवंशी है, बाकी को खस राजा माना गया है। ये मांगलिक राजा एक प्रकार के सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे। ये मांगलिक राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये किसी दूसरे के अधीन काम करते थे। ठीक है। एक दूसरे का शासन होता था इनके ऊपर, तब ये कार्य करते थे। अधिपति अधिकांशतः नेपाल स्थित डोडी राजा के ही होते थे, जो कुमाऊं में विजित कर यहाँ अपने अनेक मांगलिक राजाओं को नियुक्त करते थे। ठीक है। नेपाल के जो राजा थे उनके गुलाम थे, उनकी उनके अधीन में कार्य करते थे, उन्हें मांगलिक राजा कहा जाता था। जो पिथौरागढ़ वास्ते में जो ताम्रपत्र है वहां मोहन थापा के अलावा अन्य मांगलिकों का भी उल्लेख है, जिसका अधिपति शक्तिबम या जिसका मूल नेपाल था। इसके पूर्व असलदेव व सुहरदेव राजा रह चुके थे, अथवा बीणाचंद की अंतिम तिथि, जो बीणाचंद बिलासी राजा कहा जाता है, उसकी जो अंतिम तिथि मानी जाती है 1175 से 1223 के मात्र 38 वर्षों के अंतराल में ही चंदू की 3 शाखाओं
कराचल देव के अधीन शासन करती करती थी। ठीक है, ये वही मांगलिक राजा थे जिनपे नेपाल के राजा ने अधिकार किया था। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 1191 ईस्वी में यहाँ अशोक चल का अधिपत्य था। ठीक है, अशोक चल के अधिपत्य होने का जो साक्ष्य मिले वो कहाँ, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख है, जो जिसका सन है 1191 में। ठीक है, जो अशोक चल था वो वास्तविक रूप से क्या था, बैरात कुल का था। ठीक है, और नेपाल स्थित डोडी राजा के अंतर्गत दुल्लू का निवासी था, वहां के दुल्लू का निवासी था अशोक चल। ठीक है, यह कुमाऊं क्षेत्र में आया था यहाँ पे 1191 के आसपास। इसी ये जो पता चलता है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से इस बात का पता चलता है। बीणाचंद के समय जो विप्लव उत्पन्न हुआ था उसका समन बीरचंद ने अशोक चल की सहायता से किया था। ठीक है, 1206 में बीरचंद की मृत्यु हो गई थी। अशोक चल के समय में जो भी घटनाएं हुई उनका जो शांत करने का श्रेय जाता है वो जाता है बीरचंद को। ठीक है, अशोक चल की सहायता से। ठीक है, 1206 में फिर बीरचंद की ही मृत्यु हो गई। बीरचंद के बाद क्रमशः नरचंद, थोरचंद, त्रिलोकचंद राजा हुए। पर उसके बाद 1261 में थोरचंद गद्दी पर बैठा। 1303 में त्रिलोकचंद की मृत्यु हुई। उपरांत उमरचंद गद्दी पर बैठा, उसके 18 वर्ष तक राज किया। तदुपरांत धर्मचंद, अभयचंद, कर्मचंद गद्दी पर बैठे। 1 वर्ष राज्य करने के बाद मणकोट राजा के पास चला गया और उसकी जगह पर ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसके बाद जो था गद्दी पर कौन बैठा, ज्ञानचंद। थोरचंद के बाद जब 1261 में थोरचंद गद्दी पर बैठा, उसके बाद त्रिलोकचंद आए। त्रिलोकचंद की मृत्यु हो गई थी 1303 में। ठीक, तो उसके बाद चंद गद्दी पर बैठा, उसके बाद 18 वर्ष राज किया उसने। उसके बाद धर्मचंद, अभयचंद और कर्मचंद गद्दी पर बैठे। 1 वर्ष राज्य करने के बाद वह मणकोट राजा के पास चला गया और उसकी जगह ज्ञानचंद गद्दी पर बैठे। वो तो यहाँ चला गया था लेकिन उसकी जगह पर गद्दी पर कौन बैठा, ज्ञानचंद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे ज्ञानचंद से। ठीक है, ज्ञानचंद के बाद उसे क्या क्या उपाधियां मिली थी वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।